हेलो विद्यार्थियों, आज पुनः आपका हिंदी साहित्य एवं भाषा चैनल में स्वागत है। पहले हमने अद्यतन काव्य भाग 1 के अंतर्गत कुछ प्रश्नों का अध्ययन किया था। आज हम पुनः उसी विषय को अद्यतन काव्य भाग 2 के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो चलिए विषय का आरंभ करते हैं। इनमें से अज्ञेय का उपन्यास कौन सा है? नदी के द्वीप, मंगल वर्षा, विपथिका, जयदोल। इसका नदी के द्वीप जो है उत्तर सही होगा। नदी के द्वीप, मंगल वर्षा, विपथिका, जयदोल। दूसरा है, अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस सन में प्राप्त हुआ था? 1978, 1977, 1976 और 1972 में। का अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1978 में प्राप्त हुआ था। नदी का द्वीप कहता है कि हमारा द्वीप होना कोई अभिशाप नहीं, ये मात्र एक नियत है, विधि की विडंबना है, प्रकृति का उपहार है, या हमारी व्यवस्था है। तो इसका का उत्तर सही होगा, अपनी नियत है। नदी का द्वीप कहता है कि हमारा द्वीप होना कोई अभिशाप नहीं, ये एकमात्र अपनी नियत है। नदी के द्वीप का पिता कौन सा है? प्रकृति है, भूखंड है, प्लावन है, सूखा है। तो इसका उत्तर होगा भूखंड। नदी का द्वीप का पिता कौन है? भूखंड। अज्ञेय का अकेला द्वीप इनमें से कौन सी विशेषता है? अज्ञेय का अकेला द्वीप इनमें से कौन सी विशेषता है? गर्व, स्नेह, उज्ज्वलता, तमस। तो इसका उत्तर का सही है, गर्व। अज्ञेय ने द्वीप को इनमें से किन किन विशेषताओं से विभूषित किया है? पनडुब्बा, समिधा, आलोक, का और खा। घा जो है इसका उत्तर सही है। का और मतलब पनडुब्बा भी है इसी विशेषता और समिधा भी है। अज्ञेय अपनी प्रिया को कलगी बाजरे से उपमित क्यों करते हैं? भाई, बाजरे की जो कलगी होती है उससे अज्ञेय ने उपमित किया अपनी प्रिया को। जबकि जो पहले कवि थे उन्होंने और कवियों ने चंद्रमा से उपमित करते हैं, गुलाब के फूल से उपमित करते हैं, अनेक ऐसी सुंदर सुंदर उपमाएं हैं। किंतु इन्होंने अज्ञेय ने जो है बाजरे की कलगी से उपमित किया। क्यों? क्योंकि इनका हृदय उथला हो गया है, क्योंकि इनका प्यार मैला हो गया है, ये उपमान मैले हो गए हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ये उपमान मैले हो गए हैं। कवि के अनुसार ये सब पुराने मैले हो गए हैं उपमान पहले के। तो उन्होंने बाजरे की कलगी जो है से अपनी प्रिया को उपमित किया है। देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं कूच, अज्ञेय ने इसका क्या कारण बताया है? उनको आधुनिक बोध दशगत नहीं होता, उनमें वह लावण्य नहीं रह गया, भाषा नदी घिसने से मुलम्मा छूट जाता है, उनमें से कोई नहीं। तो भाषा नदी घिसने से मुलम्मा छूट जाता है, यह उसका उत्तर है गा। भाषा नदी घिसने से मुलम्मा छूट जाता है अर्थात अधिक बर्तन जब हम साफ करते हैं, बार बार प्रयोग करते हैं, तो उसका जो चमक है वो समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार से उनको लगता है कि देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं कुछ। देव अज्ञेय ने मतलब ये जो प्रतीक हैं जो उपमान से उपमित किया है कवियों ने, वो कहते हैं सब पुराने हो गए हैं उनके हिसाब से। 23 देखिए, साम्राज्ञी का नवेद कविता में कहाँ से साम्राज्ञी की भावनाओं को व्यक्त किया गया है? चीन, जापान, चित्तौड़, कौशाम्बी। हाँ, जापान से है। साम्राज्ञी की भावनाओं को व्यक्त किया गया। साम्राज्ञिक निवेश कविता में कहाँ की साम्राज्ञी की भावनाओं को व्यक्त किया गया है? जापान की साम्राज्ञी। साम्राज्ञी का नैवेद्य कविता की साम्राज्ञी का क्या नाम है? साम्राज्ञी का नैवेद्य कविता की साम्राज्ञी क्या नाम था? रोमियो, कोमियो, सोमियो, इनमें से कोई नहीं। कोमियो आंसर हुआ इसका। साम्राज्ञी का नैवेद्य कविता की साम्राज्ञी का क्या नाम था? कोमियो। साम्राज्ञी का नवेद कविता का मूल भाव क्या है? भक्ति, समर्पण, अक्षुण भाव के प्रति गहरी आस्था, विनयशीलता। साम्राज्ञी का नवेद कविता का मूल भाव क्या था? गा, अक्षुण भाव के प्रति गहरी आस्था।
23 से फिर देखिए, साम्राज्ञी का कविता में कहाँ की साम्राज्ञी की भावना व्यक्त किया गया है? चीन, जापान, चित्तौड़, कौशाम्बी, चीन की साम्राज्ञी का भावना व्यक्त किया गया है। साम्राज्ञी का नैवेद्य कविता की साम्राज्ञी का क्या नाम है? साम्राज्ञी का नैवेद्य कविता की साम्राज्ञी का क्या नाम है? कोमियो। खा उत्तर इसका सही है। रोमियो, कोमियो, सोमियो, इनमें से खा सही है। साम्राज्ञी का नैवेद्य कविता का मूल भाव क्या है? भक्ति, समर्पण, अक्षुण भाव के प्रति गहरी आस्था, विनयशीलता। तो इसका उत्तर होगा अक्षुण भाव के प्रति गहरी आस्था। हिरोशिमा किस देश में स्थित है? चीन, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया। खा उत्तर सही है इसका, जापान। हिरोशिमा पर अणु किस देश के द्वारा गिराया गया? हिरोशिमा पर अणु बम किस देश द्वारा गिराया गया? अमेरिका के द्वारा। किस देश को द्वारा? अमेरिका के द्वारा गिराया गया। माने घा उत्तर सही है। मुझे कदम कदम पर कविता किस कवि की है? अज्ञेय की, मुक्तिबोध की, धूमिल या माथुर की? खा इसका उत्तर सही है। मुझे कदम कदम पर कविता मुक्तिबोध की है। मुझे कदम कदम पर कविता किसकी है? मुक्तिबोध की। मुक्तिबोध को मुझे कदम कदम कविता में क्या मिलता है? मानव मिलता है, सर्वहारा, चौराहे। मुझे कदम कदम पर कविता में जो है, कवि जब लिखता है उस समय उसे चौराहे मिलते हैं कविता में, तो इसका उत्तर गा होगा। 30 देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन। मुक्तिबोध कहते हैं मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है, एक नया बोध है, एक छुपा दर्द है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है का उत्तर सही होगा कि मुक्तिबोध कहते हैं मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में एक चमकता हीरा है। मुक्तिबोध इनमें से किसके कवि माने जाते हैं? पहला देखिए 31, मुक्तिबोध में किस तार सप्तक से पहली बार प्रकाश में आए? मुक्तिबोध किस तार सप्तक से पहली बार प्रकाश में आए? प्रथम तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक या इनमें से कोई नहीं? प्रथम तार सप्तक से मुक्तिबोध प्रकाश में आए। प्रथम तार सप्तक जब लिखा गया तो इन्होंने कविता तार सप्तक में डाली थी, उसी समय से ये पहली बार काव्य के क्षेत्र में प्रकाश में आए थे। मुक्तिबोध इनमें से किसके कवि माने जाते हैं? 32 क्वेश्चन देखिए, सौंदर्य के, कल्पना के, दलितों के या दर्शन के? सौंदर्य के, कल्पना के, दलितों के या दर्शन के? तो ये गा उत्तर सही है, दलितों के। फिर नागार्जुन की कविता में किस भावना की अभिव्यक्ति प्रमुख रूप से हुई है? जन भावना की, आत्मस्वीकृत की, प्रेम श्रृंगार की या श्रीरी प्रेम की? तो इसका का उत्तर सही होगा। नागार्जुन की कविता में जन भावना की अभिव्यक्ति प्रमुख रूप से हुई है। प्रश्न नंबर 34, सिंदूर तिलकत भाल कविता नागार्जुन ने कब लिखी? लंका प्रवास के दिनों में, आपातकाल में, आज़ादी के पूर्व, जेल यात्रा के समय? तो लंका प्रवास के दिनों में नागार्जुन ने कविता सिंदूर तिलकत भाल लिखी थी। बादल को घिरते देखा है कविता किस प्रकार की कविता है? प्राकृतिक सौंदर्य की, क्लासिकल तेवर की, सामूहिक बोध की या सौंदर्य बोध की? तो यह जो कविता है बादल को घिरते देखा है, ये क्लासिकल तेवर की कविता थी। इसका उत्तर जो है कौन सा सही हुआ? खा। बादल को गिरते देखा है कविता में नागार्जुन ने किस परिवेश का चित्र उतारा है? पर्वतीय परिवेश का, वन परिवेश का, बिखरी हुई प्रकृति का, काल्पनिक परिवेश का? तो इसका उत्तर का सही होगा, पर्वतीय परिवेश का चित्र उतारा है। बादल को घिरते देखा कविता में नागार्जुन ने पर्वतीय परिवेश का चित्र उतारा है। अलका किसकी राजधानी थी? अलका कुबेर की राजधानी थी। तो कुबेर, इंद्र, बृहस्पति, प्रजापति, कुबेर की राजधानी अलका थी। चिरकाल से बेबस और अपशब्द किसे माना जाता है? चिरकाल से बेबस और अपशब्द चकवा चकवी को माना जाता है। तो इसका उत्तर कौन सा सही हुआ? का उत्तर सही हुआ।
शमशेर की अति विशिष्ट कविताएं कौन सी हैं? बात बोलेगी, सागर तट, एक नीली शाम। तो का और खा दोनों इनकी विशिष्ट रचनाएं हैं, बात बोलेगी और सागर तट। उषा कविता में प्रातः का नभ कैसा प्रतीत होता है? राख से लिपा हुआ चौका, चांदनी से धुला हुआ पर्वत, सिंदूर से पुता शिलाखंड, इनमें से कुछ नहीं। तो उषा कविता की उषा में प्रातः का नभ, उषा कविता है उसमें प्रातः का नभ एक राख से लिपा हुआ चौके के समान कवि को प्रतीत होता है, क्योंकि सुबह जब सूर्य नहीं निकलता है उस समय जो है नभ कैसा लिखता है? राख सा प्रतीत होता है। तो राख से लिपा हुआ चौका के समान कवि ने उसका चित्रित किया है। 41 देखो, भवानी प्रसाद मिश्र का नाम आते ही एक बात मन मचल कर कह उठता है कि नई कविता सहज कवि है। भवानी प्रसाद मिश्र का नाम आते ही एक बात मन मचल कर कह उठता है कि वे नई कविता के सहज कवि हैं। कौन? भवानी प्रसाद मिश्र। ये किसने कहा? डॉक्टर कृष्णदत्त पालीवाल ने। इनमें से भवानी प्रसाद मिश्र की सर्वाधिक महत्वपूर्ण काव्य संकलन कौन सा है? गीत फरोश, धूप छां, अंधेरी कविताएं, बिजली। तो गीत फरोश जो है इनका महत्वपूर्ण संकलन है। 43 नंबर देखिए, भवानी प्रसाद मिश्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1972 में प्राप्त हुआ था। यह उनकी किस कृति में प्राप्त हुआ था? बुनी हुई रस्सी, चकित है दुख, गांधी पंचशती, खुशबू के शिलालेख। बुनी हुई रस्सी पर भवानी प्रसाद मिश्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1972 में प्राप्त हुआ था। आपके संकलन के किस कवि पर गांधीवाद का प्रभाव प्रदर्शित होता है? गांधीवाद का प्रभाव सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो दिखाई देता है वह है भवानी प्रसाद मिश्र, माने खा उत्तर सही है। भवानी प्रसाद मिश्र किस काव्यधारा के कवि माने जाते हैं? छायावाद के, प्रयोगवाद के, प्रगतवाद के, नई कविता। भवानी प्रसाद मिश्र जो हैं वो प्रयोगवाद के काव्यधारा के कवि हैं। तो उत्तर सही हुआ खा। सेवाग्राम से निकलने वाली पहली महिला श्रम सेवाग्राम से निकलने वाली महिला श्रम पत्रिका का संपादन किसने किया? राम लखन पांडे ने, रामविलास शर्मा ने, केदारनाथ मिश्र या भवानी प्रसाद मिश्र। तो घा उत्तर सही है। भवानी प्रसाद मिश्र ने महिला श्रम पत्रिका का संपादन किया। गीत फरोश कविता के अनुसार लोगों ने क्या बेच डाला था? अपना अस्तित्व, अपनी स्मिता, ईमान, सब कुछ। गा, ईमान बेच डाला था। तो इसका उत्तर गा सही है। फिर भवानी प्रसाद मिश्र का गीत किस रोग की दवा है? बुखार, हैजा, तपेदिक, वायरस। भवानी प्रसाद मिश्र के गीत इतने प्रभावपूर्ण कहे जाते हैं कि वो तपेदिक के बुखार को की रोग को की दवा बताई गई है। तो बुखार, हैजा, तपेदिक, वायरस। तपेदिक जो है गा जो है उत्तर इसका हुआ 48 प्रश्न का। भवानी प्रसाद मिश्र के अनुसार इनमें कौन सी अधिक भाग्यवान है? जो नीचे ऑप्शन दिए हैं इनमें कौन सबसे अधिक भाग्यवान है? जिसने कब स्वतंत्रता प्राप्त की, जिसने महाकाव्य रचा, जिसने हिंदी बोली या जिसने अक्षर पाया। तो भवानी प्रसाद मिश्र के अनुसार जिसने हिंदी बोली वो सबसे अधिक भाग्यवान है। जिन कवियों में 50 देखिए, जिन कवियों में किस कवि की भावना चित्तोपमता है? निम्न कवियों में किस कवि की भाषा में चित्रोपमता है? निम्न कवियों में अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती। इनमें से सबसे अधिक चित्रोपमता किसमें है? भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं में। चित्रोपमता माने जिसमें जब कविता करता है कवि तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से वो ऐसा लगे कि सामने चित्रित हो रहा है, चित्र चल रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है, तो उसको कहेंगे चित्रोपमता। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नरेश मेहता ने किस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी? 1942 के, 1944 के, 1952 के या 1946 के? तो इसका उत्तर आपका सही होगा का। 1942 के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। निम्न रचनाओं में नरेश मेहता की सर्वाधिक लोकप्रिय और चर्चित रचना कौन सी थी? डूबते पंख, स्वर्णिम आकाश, मौन निमंत्रण, संशय एक रात्र। तो इसका उत्तर होगा संशय एक रात, घ।
नरेश मेहता का जन्म किस परिवार में हुआ था? वैश्य परिवार में, यादव परिवार में, ब्राह्मण परिवार में या जैन परिवार में? तो इनका जो जन्म है वह ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 53 प्रश्न देखिए, नरेश मेहता का जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण परिवार में हुआ था। नरेश मेहता की रचनाएं किस तार सप्तक में छपी? पहले तार सप्तक में, दूसरे तार सप्तक में, तीसरे तार सप्तक में या कोई नहीं? तो नरेश मेहता की रचनाएं जो हैं वो दूसरे तार सप्तक में छपी थी। प्रार्थना कविता में 55 प्रश्न देखिए। प्रार्थना कविता में कवि ने क्या संदेश दिया? जीवन सार्थक बनाने का, मन की पीड़ा का वहन करने का, परोपकार का, सामाजिक बोध का। मन की पीड़ा को वहन करने का संदेश दिया है प्रार्थना कविता में। किरण धेनुओं के कौन सा हाँक कर ला रहा है? किरण धेनु माने जो सूर्य की किरणें होती हैं उनको कवि ने कहा धेनु, गाय। उनको हाँक कर कौन ला रहा है? पवन रूपी ग्वाला, उषा रूपी नायिका, प्रभात का ग्वाला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा गा, प्रभात का ग्वाला। प्रभात रूपी ग्वाला जो है किरण रूपी धेनुओं को हाँक कर ला रहा है। किरण धेनुओं को इस धरती पथ पर कौन दिखा रहे थे? किरण धेनुओं का इस धरती का पथ कौन दिखा रहा है? सारस, पोत, सारस, मोर, बादल, सारस जो है वो पथ दिखा रहा है। प्रकृति सौंदर्य के साथ सांस्कृतिक चेतना को किस कवि ने उठाया है? प्रकृति सौंदर्य के साथ में सांस्कृतिक चेतना को किसने उठाया है? धर्मवीर भारती, धूमिल, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर। इसका उत्तर होगा गा, सही, नरेश मेहता ने उठाया है। संस्कृत कवियों में किरण धेनुओं को हाँक कर कौन ला रहा है? यहाँ से देखिए, किरण धेनुओं को हाँक कर कौन ला रहा है? गा, प्रभात का ग्वाला किरण धेनुओं को हाँक कर ला रहा है। अभी हमने बताया आपको कि किरण रूपी धेनु है। कवि ने ये कल्पना की है कि किरण जो निकल रही है वो गाय हैं और ग्वाला किसको बना दिया? प्रभात को, सुबह को। तो किरण रूपी धेनुओं को प्रभात रूपी ग्वाला हाँक कर ला रहा है, तो गा उत्तर इसका सही हुआ। किरण धेनुओं का इस धरती का पथ कौन दिखा रहा है? कौन दिखा रहा है? सारस, खा उत्तर सही है। प्रकृति सौंदर्य के साथ सांस्कृतिक चेतना को किस कवि ने उठाया है? गा, इसका उत्तर सही है, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, धूमिल, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर। तो नरेश मेहता ने प्राकृतिक सौंदर्य के साथ सांस्कृतिक चेतना को उठाया है। धर्मवीर भारती ने कब लिखना आरंभ किया? धर्मवीर भारती ने कब लिखना आरंभ किया? बीए पास करते ही, बचपन से ही, 50 वर्ष के बाद, इनमें से कोई नहीं। बीए पास करने के बाद में उन्होंने लिखना आरंभ किया। धर्मवीर भारती की रचनाएं कब प्रकाशित हुई? 1951 में, 1950 में, 1952 में या 1947 में? तो 1951 में धर्मवीर भारती की रचनाएं प्रकाश में आई। पहले लिखते होंगे परंतु जब छप के सामने आती हैं, लोग पढ़ते हैं, तभी सामने आता है काव्य। तो उनकी 1951 में रचनाएं जो हैं सामने आई थी। धर्मवीर भारती का प्रथम काव्य कृति कौन सी मानी जाती है? ठंडा लोहा, बरसाती झोंका, बादल राग, प्रलय। ठंडा लोहा जो है इनका प्रथम काव्य कृति मानी जाती है। धर्मवीर भारती की किस रचना में पुराने तथा नए तथा आदर्श और यथार्थ के बीच की मनोभूमि प्रस्तुत की गई है? फिर देखिए, धर्मवीर भारती की किस रचना में पुराने और नए तथा आदर्श और यथार्थ के बीच मनोभूमि प्रस्तुत की गई है? कविता की मौत, 7 गीत वर्ष, फागुन की शाम, ठंडा लोहा। तो इसका खा उत्तर सही होगा, 7 गीत वर्ष। ये आपका ये विषय पूर्ण हुआ। आधुनिक काव्य पे जो हमने आद्यतन काव्य माने आधुनिक काव्य पे जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो आपके सामने हमने प्रस्तुत किए। और बीए थर्ड के विद्यार्थी तो इतना ही जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं या अध्ययन काव्य से संबंधित इसके अंतर्गत आ ही जाएंगे। बाकी जो आपके अन्य हैं वो प्रथम वर्ष के जो हमने डाला है पहले, वो आपके हिंदी साहित्य का इतिहास है और आधुनिक काव्य पे है और भी हैं, प्राचीन काव्य पे हैं। जितने आधारित कवि हैं उनकी
उन पर आधारित हमने प्रश्न आपको इस पे वीडियो में डाल रखे हैं, आप उनको पढ़िए। अवश्य आपका 100% आना चाहिए इसी में वस्तुनिष्ठ प्रश्न का। धन्यवाद।